चौथे एपिसोड की शुरुआत पास्ट को दिखाते हुए होती है, जहां पर जूनो अपनी आंटी कैथी के साथ अपने पुराने घर में अपने स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। कैथी मेंटली पूरी तरह से सही नहीं होती और इसलिए सैम ने उसको अपने पास ही बुला लिया था। उस समय फेन डाइनिंग टेबल से जूठे बर्तन उठा रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि कैथी ने आज भी अपनी दवाइयां नहीं खाई थी, जिस वजह से कैथी को अचानक से जूनो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो एक कैंची की मदद से उसको घायल कर देती है। सैम तो अब इस बात को समझ रही होती है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं करा, लेकिन डेविड को इस पर काफी गुस्सा आया था और वो नहीं चाहता था कि कैथी उनके साथ उनके घर में और रहे। इनफैक्ट वो ये चाहता था कि कैथी को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, वो किसी असाइलम में चली जाए, लेकिन सैम उसको अभी भी डिफेंड करने की कोशिश करती है। अब कैथी भी ये सब बाहर से सुन रही होती है और अभी वो अपने होश में थी और उसे अपनी गलती पर रिग्रेट भी हो रहा था। अब इस तरह की बातें सुनकर वो इतनी टूट जाती है कि वो किचन में जाकर खुद को ही खत्म कर लेती है और ये सीन ऑफ स्क्रीन हुआ था। एनीवेज अब प्रेजेंट टाइम में कहानी आ जाती है, जहां पर हमने आखिरी एपिसोड के अंदर ये देखा था कि जो जूनो थी उसने गन निकाल कर गोली चलाई थी, लेकिन लकीली एमिली को गोली नहीं लगी। लेकिन सारे के सारे पेरेंट्स इससे काफी डर गए थे। सारे के सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो सैम और डेविड को काफी उल्टा सीधा बोलते हैं। सभी यही चाहते थे कि जूनो को स्कूल से निकाल दिया जाए और स्कूल भी ऐसी गलती के लिए बड़े आराम से इस बात को मान लेता। लेकिन तब सैम सभी से रिक्वेस्ट करती है कि जूनो बस एक बच्ची है और उसने गलती करी है, पर किसी को उसके साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। अब पहले तो इस पर कोई भी नहीं मानता, लेकिन जब वो ये बात शेयर करती है कि उसकी बहन कैथी ने उनके पुराने घर में ही खुद को खत्म किया था और उसकी बॉडी को सबसे पहले जूनो ने ही देखा था, इसलिए वो उस घर को खाली करके वहाँ पर आए हैं, तो सब थोड़ा सा बुरा फील करते हुए जूनो को स्कूल में ही रहने देते हैं। लेकिन सभी बच्चे अब जूनो से डरने लग गए थे। फिर जब जूनो से पूछकर पुलिस वाले सैम के घर में उसके पैर के नीचे तलाशी लेते हैं, तो वहाँ पर उनको कुछ और गन्स भी मिलती है जो कि होस्ट के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। और अब क्योंकि सभी जानते थे कि सैम और डेविड ने रिसेंटली ही उस घर के अंदर शिफ्ट किया था, उस घर को खरीदा था, तो वो जो सेफ थी वो सच में ही हिडन थी और इसलिए उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन पुलिस सभी वेपन्स को सीज कर लेती है ताकि ऐसा हादसा आगे चलकर ना हो। अब जूनो उस समय कैसेंड्रा से काफी नाराज थी, लेकिन कैसेंड्रा इस तरह से बातों को घुमाती है कि जूनो को सारी गलती उसकी ही लगती है और वो कैसेंड्रा से सही से बात करने लगती है। अब डेविड भी कैसेंड्रा से ये पूछने की कोशिश करता है कि उसने जूनो को बिस्तर के नीचे से घर निकालते हुए देखा ही होगा, क्योंकि वो उस घर की एआई है और सब कुछ पर वो नजर रखती है, तो उसने उन्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। इस पर कैसेंड्रा झूठ कह देती है कि उसने जूनो को जाते हुए देखा था, लेकिन ये नहीं देखा कि उसने पैर के नीचे से क्या निकाला है। पर सैम इस बात को समझ चुकी थी कि कैसेंड्रा ने ही जूनो से उस गन को लेकर जाने के लिए कहा होगा, इसलिए वो इस बारे में जाकर जूनो से बात करने की कोशिश भी करती है। लेकिन जूनो ने तो ऑलरेडी कैसेंड्रा से वादा कर दिया था, जिस वजह से वो उसका नाम नहीं लेती, जिससे कि सैम को गुस्सा आ जाता है और वो जूनो को डांटने लगती है, जिसके बारे में कैसेंड्रा ने तुरंत ही डेविड को ये बोलकर इन्फॉर्म कर दिया था कि सैम की हालत फिर से बिगड़ रही है। डेविड भी इस बात पर भरोसा कर लेता है और जूनो को सैम के पास से गोद में ले लेता है। उस समय सैम फिर से सबको समझाने की कोशिश करती है कि कैसेंड्रा सच में काफी खतरनाक है, लेकिन इस बार भी कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तब कैसेंड्रा वहाँ पर ड्रामा करती है कि उसे सैम की बातें सही नहीं लग रही और उसके जाने से ही शायद सैम की हालत सही हो सकती है, और इसलिए वो सबको दिखाने के लिए खुद को ऑफ कर लेती है, जिससे कि वैसे तो किसी को सही नहीं लगता। लेकिन सैम जल्दी से बेसमेंट में जाती है और कैसेंड्रा के पावर बटन को ऑफ करने के साथ साथ लीवर को भी तोड़ देती है ताकि कभी उसको चालू ही ना किया जा सके, जिसके साथ कहानी वापस से पास्ट में 1964 में जाती है, जहां पर हम छोटे पीटर को देख पाते हैं जो कि टीवी पर एक आइस स्केटिंग प्रोग्राम देख रहा था, जिसके अंदर एक व्यक्ति स्कर्ट पहनकर आइस स्केटिंग कर रहा होता है। अब उसको देखकर पीटर भी स्केट्स की डिमांड करता है, जिस पर कैसेंड्रा ये बोलती है कि क्रिसमस आने वाला है और उसको ये गिफ्ट सेंटा से मांगना चाहिए। होस्ट भी वहीं पर बैठा हुआ था, जिसको पीटर की ये विश बिल्कुल भी सही नहीं लग रही होती। इसके साथ ही कुछ दिन और बीतते हैं, जिस दौरान हम पीटर, होस्ट और कैसेंड्रा को एक खुशहाल परिवार की तरह देखते हैं। फिर क्रिसमस का मौका आता है, जहां पर पीटर को काफी गिफ्ट मिले थे जो कि होस्ट और कैसेंड्रा ने उसको दिए थे। लेकिन जो होस्ट होता है वो पीटर के लिए स्केटिंग शूज जानबूझकर नहीं लाया था। अब पीटर को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, वो काफी रोने लगता है, क्योंकि अगर उसको ये बाकी गिफ्ट नहीं मिलते तो चल जाता, लेकिन उसको वो स्केटिंग शूज ही चाहिए थे। वो अपने रूम में रो ही रहा होता है कि तभी उसके पास कैसेंड्रा आती है और उसको स्केटिंग शूज दे देती है, जिसको देखकर पीटर तो काफी खुश हो चुका था। लेकिन होस्ट को ये चीज सही नहीं लगी। वो कैसेंड्रा के साथ जब रूम में अकेला होता है, तब वो कैसेंड्रा को बताता है कि ऐसे में पीटर काफी बिगड़ जाएगा और क्या पता कल को वो लड़कियों की तरह स्कर्ट्स भी मांगने लगेगा। इनडायरेक्टली होस्ट बोलना चाहता था कि लड़कों को सख्त मिजाज का होना चाहिए
चाहिए, और अगर उनकी सारी विशेष ये लड़कियों वाली पूरी होती रहेंगी तो वो बिल्कुल लड़कियों की तरह कमजोर हो जाएगा। एनीवेज उस समय में लोगों का ये सब सोचना काफी आम बात थी। खैर अब कैसेंड्रा होस्ट को सेड्यूस करते हुए बात करती है, उसको समझाती है, जिसके साथ ही अब वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अब कैसेंड्रा उससे प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने के लिए कहती है, लेकिन होस्ट को एक और बच्चा चाहिए था। और अब कुछ महीनों बाद हम ये देखते हैं कि कैसेंड्रा जब प्रेग्नेंट होती है तो होस्ट आकर उससे बात करते हुए सोचने लगता है कि उसको लड़का होगा या फिर लड़की। उन्होंने फैसला करा था कि अगर उनको लड़का होता है तो वो उसका नाम थॉमस रखेंगे, और अगर लड़की होती है तो उसका नाम मार्गरीटा रखा जाएगा। लेकिन अभी भी होस्ट कुछ ज्यादा ही उत्सुक होता है कि कैसेंड्रा को क्या होगा। तभी वो कुछ सोचते हुए अपने साथ कैसेंड्रा को अपनी लैब में लेकर जाता है, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट वेलहम को वेक्टर अल्ट्रासाउंड लाने के लिए कहता है, जिसकी मदद से वो पेट के अंदर मौजूद फीटस का जेंडर जान सकते थे। उसी डिवाइस की मदद से वो अभी भी कैसेंड्रा की बेबी के जेंडर के बारे में जानना चाहता था। लेकिन जब वेलहम उस मशीन को कैसेंड्रा के वूम पर लगाता है तो उससे उसको काफी दर्द होता है और उसकी सारी की सारी नसें दिखने लग गई थी, जिसकी वजह से कैसेंड्रा ने उस मशीन को खुद ही हटा दिया। लेकिन मशीन हटाने से पहले ही होस्ट ने देख लिया था कि कैसेंड्रा के पेट में एक बेबी गर्ल है, जिससे कि वो काफी खुश थे। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर अभी भी जूनो के साथ कोई बात नहीं कर रहा था। सभी काफी डरे हुए थे, जिससे कि जूनो को अच्छा नहीं लगता। वो काफी ज्यादा सैड फील करती है। अब सैम इस बारे में जाकर उसकी टीचर से बात करती है, लेकिन उसकी टीचर भी बेचारी क्या ही करती, वो खुद भी किसी बच्चे को उससे बात करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती थी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एमिली पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी, जिस वजह से बच्चे जूनो से और ज्यादा दूर रहते थे। तब सैम के दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही डेविड के पास जाती है। डेविड भी तब उससे बात करके तुरंत ही कर्स्टन के पास जाता है, जो कि असल में एमिली की माँ थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज की उनकी किताबों की शॉप होती है। अब पहले तो कर्स्टन डेविड को देखकर सही से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे डेविड वहां पर रखी अपनी ही एक किताब को उठाता है तो कर्स्टन को एकदम से समझ आ जाता है कि ये डेविड असल में डेविड ब्रिल है। और इतने बड़े राइटर को अपनी शॉप पर देखकर उसके तो एकदम से ही होश उड़ गए थे। डेविड सैम के कहे अनुसार तब ऐसे दिखाता है कि जूनो का कोई दोस्त न होने की वजह से वो काफी परेशान है और वे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तब कर्स्टन तुरंत ही एमिली को जूनो से मिलने के लिए उसके घर भेजने की बात करती है और डेविड से झूठ भी बोलती है कि एमिली को जूनो एज अ फ्रेंड काफी पसंद आएगी। अब एमिली के जूनो से बात करने के चक्कर में स्कूल में सभी लोग उससे नॉर्मली बर्ताव करने लगे थे और सब कुछ काफी अच्छा होता है। इसलिए डेविड की यह दिक्कत सॉल्व हो जाती है और वो खुशी से कर्स्टन के लिए एक नोवेल पर अपना ऑटोग्राफ देकर चला जाता है। अब शाम के समय में कर्स्टन एमिली को लेकर उनके घर भी आ चुकी थी। कर्स्टन ये भी चाहती थी कि डेविड अपनी बाकी कलेक्शंस को उसकी शॉप पर रखे, इसलिए वो उससे बात करने के लिए उसके साथ बाहर चली जाती है और घर के अंदर एमिली, सैम और जूनो साथ में खेलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोटिस करा जाता है कि कॉलेज के अंदर आज स्टीव नहीं आया था और जब से फिन ने उसको अपने पास से जाने के लिए कहा था तब से स्टीव ने उससे कोई बात भी नहीं करी होती। इसलिए फिन स्टीव से काफी ज्यादा परेशान होता है और कॉलेज के खत्म होते ही वो उसके घर के लिए निकल जाता है। वहाँ पर स्टीव की माँ निकोल से बात करके उसको पता चलता है कि स्टीव ने कुछ दिनों पहले ही घर छोड़ दिया और निकोल के हिसाब से वो कहीं और ही घर से ज्यादा खुश रहेगा। इस सीन में हम स्टीव के पिता की चिल्लाने की आवाज भी सुन पाते हैं, जो कि काफी अब्यूजिव होता है और वो किसी वजह से नहीं चाहते थे कि स्टीव कभी भी वापस घर में आए। फिन इस बात से घबराकर स्टीव को वॉइस मेल करता है कि अगर उसने अभी फिन को कॉल नहीं करा तो वो पुलिस के पास जाकर उसकी लोकेशन के बारे में पता लगवाएगा। इसलिए तब स्टीव भी तुरंत ही उसको कॉल करके अपनी लोकेशन पर बुलाता है। अब जो स्टीव होता है वो फिलहाल के लिए कुछ बंद बड़े घरों में छुप कर रह रहा था, क्योंकि उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी होठ पर चोट भी लगी हुई थी। तब सबसे पहले तो स्टीव फिन को बताता है कि उस रात कैसेंड्रा ने उससे कहा था कि फिन उसका बेटा है और वो उससे दूर रहे, और फिन को भी ये बात सुनकर काफी अजीब लगती है। पर अभी वो इस बात को इग्नोर करके स्टीव से ये पूछता है कि उसने घर क्यों छोड़ा। तब स्टीव की बातों से हम जान पाते हैं कि उस रात फिन से मिलने के बाद स्टीव को एहसास हो चुका था कि वो भी फिन से बहुत प्यार करता है और जैसे फिन अपने परिवार के साथ ओपनली गे होकर रह सकता है तो उसे भी अपने परिवार को ये बात बता देनी चाहिए थी। पर जैसे ही उसके पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने उसको खूब मारा और स्टीव ने गुस्से में आकर घर को छोड़ दिया। फिन को स्टीव के लिए सच में काफी बुरा भी लग रहा होता है, विच एक्सप्लेन्स कि जब वो उसके घर पर गया था, यानी कि स्टीव के घर पर, तो उसके पिता क्यों चिल्ला रहे थे और वो क्यों नहीं चाहते थे कि कभी भी उसका बेटा वापस आए। एनीवेज अब फिन जो होता है वो स्टीव को संभालने लगता है। मीनवाइल हम घर के अंदर देखते हैं कि एमिली जूनो के साथ बच्चों वाले गेम खेलकर बोर हो रही थी, इसलिए अभी सैम उन दोनों को छुपने के लिए कहती है और खुद उन्हें ढूंढने से पहले गिनती गिनना चालू कर देती है। तब जूनो जो होती है वो बाथरूम में रहकर एक बास्केट के अंदर ही छिप गई थी और एमिली को जब कोई भी जगह नहीं मिलती तो वो किचन में लगे हुए बड़े माइक्रोवेव ओवन के अंदर घुस जाती है। अब सैम उन दोनों को ढूंढना चालू कर चुकी थी और उसने एमिली को ढूंढ भी लिया था कि तभी बाथरूम की स्क्रीन पर जूनो को एक पल के लिए कैसेंड्रा दिखाई देती है
और वहीं जब सैम एमिली को निकालने की कोशिश कर रही थी तो शॉकिंगली वो ओवन खुलता ही नहीं है। इवन अब वो अचानक से चालू हो जाता है, जिसको बंद करने के बावजूद भी वो बंद नहीं होता। एमिली जो होती है वो गर्मी की वजह से जोर जोर से चिल्ला रही होती है और सैम ओवन को लगातार खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके साथ ही अब कहानी पास्ट में यानी कि 1964 में जाती है। अब एक रात काफी तेज बारिश हो रही होती है और बिजली चमकने की वजह से पीटर डर रहा होता है। कैसेंड्रा तब उसको संभालने जाती है और पीटर से बहुत अच्छे से बात करने लगती है, लेकिन अचानक से पीटर नोटिस करता है कि कैसेंड्रा को ब्लीडिंग हो रही है और अगले ही पल कैसेंड्रा को लेबर पेन होना चालू हो गया था, जिससे कि होस्ट काफी घबरा जाता है। पर वो जल्दी से कैसेंड्रा को कार में बैठाता है और तुरंत ही उसको लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। लेकिन रास्ते में एक पेड़ गिरे होने की वजह से रास्ता बंद हो रखा था और अब वो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, इसलिए अब कोई और रास्ता न होने की वजह से होस्ट फिर से कैसेंड्रा को घर पर ही लेकर वापस आता है, जहाँ के ही बाथटब के अंदर वो कैसेंड्रा की डिलीवरी करवाने की कोशिश कर रहा था। अब कैसेंड्रा दर्द में चिल्ला रही होती है और छोटा पीटर सब कुछ ध्यान से देख रहा था। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि एमिली को 2nd डिग्री बर्न्स हुए थे, इसलिए उसको हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। अब तब तक डेविड, केर्स्टिन और फिन जो होते हैं वहाँ पर आ चुके थे, लेकिन किसी की भी समझ में नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे। पुलिस को तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सैम से ओवन का गेट ही नहीं खुला, जबकि जोनो ने उसको एक बार में खोल दिया। इसलिए अब सैम को भी लगने लगता है कि ऐसे में वो अपने परिवार के लिए भी मुसीबत बन सकती है। उसको यही लग रहा था कि शायद ये सब उसकी बीमारी की वजह से हुआ है और इस चीज के अंदर वो खाली ओवन को खोलने के लिए इमेजिन ही कर रही थी, जबकि एमिली ने एक बार में ही ओवन को खोल दिया। इसलिए उसने असाइलम में जाने का फैसला कर लिया था। अब वो अगले ही दिन इमोशनल होते हुए असाइलम जाने लगती है और उसने अंदर जाने से पहले जोनो को चुपटी से एक फोन दिया था, जिसमें सैम का नंबर पहले से ही सेव हो रखा था। इन केस अगर कोई भी बात होती है तो वो उसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर करने वाली थी। अब आगे रात में जब सब खाना खा रहे होते हैं तब अचानक से जोनो को लगता है कि जैसे शायद सच में सैम की गलती की वजह से ये सब नहीं हुआ और सब कुछ कैसेंड्रा की वजह से हुआ था। और इस बारे में वो अपने पिता को बताती है कि उसने बाथरूम स्क्रीन पर कैसेंड्रा को देखा था, लेकिन डेविड को ऐसा लगता है कि वो बच्ची है और ये सब उसका वहम होगा, क्योंकि कैसेंड्रा तो बंद पड़ी थी। पर जोनो को पूरा भरोसा था कि उसने कैसेंड्रा को देखा था। फिन भी तब डेविड को बताता है कि उसको भी स्टीव ने बताया था कि कैसेंड्रा ने उस रात उससे सही से बात नहीं करी थी और उसने स्टीव के सामने फिन को अपना बेटा कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहना। तब डेविड को तो कुछ भी समझ नहीं आता और मतलब कितना बड़ा बेवकूफ आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसको हर कोई बता रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन उसकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। खैर वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अगर ये सारी बातें वो लोग पुलिस के सामने बताते तो शायद सैम को असाइलम में नहीं जाना पड़ता। तब फिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो खाना छोड़कर जाने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से किचन के बाहर कैसेंड्रा आ जाती है, जिया, जो कि अपने आप ही ऑन हो चुकी थी, जिसको देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अब अंदर आकर वो सबसे पहले तो फिन से खाना खत्म करने के लिए कहती है और बाद में पूरे घर के दरवाजों को लॉक करके सबसे ये बोलने लगती है कि फाइनली अब वो लोग एक परिवार बन चुके हैं, यानी कि खुद को ऑफ करना, ये सारी चीजें करना, सब कुछ कैसेंड्रा की चाल थी। जिसके साथ ही एपिसोड 4 भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। 5वां एपिसोड वहीं पर शुरू होता है जहां पर लास्ट एपिसोड का सीन हमको दिखाया गया था। कैसेंड्रा में डेविड, जोनो और फिन को किचन में लॉक कर दिया था, पर अभी डेविड को लगता है कि जैसे किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यह हो रहा है, इसलिए वो अपना फोन ढूंढकर हेल्प बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन कैसेंड्रा पहले ही सबके फोन ले चुकी थी। वो डेविड को बैठने के लिए बोल रही थी, लेकिन जब डेविड नहीं बैठता तो कैसेंड्रा सबको डराने के लिए वहां पर थोड़ी सी गैस लीक करती है और छोटा सा ब्लास्ट भी करती है, जिससे सब डर गए थे। तब कैसेंड्रा बताना चालू करती है कि उसके परिवार की मृत्यु कैसे हुई। इसके साथ ही कहानी फिर से पास्ट में 1972 में जाती है, जहां पर जेम्स, फ्रैंक और माइकल की मौत के बाद से कैसेंड्रा को काफी ज्यादा अजीब लगा करता था। अब एक दिन ये लोग पीटर का मैच देखने जाते हैं, जहां पर बिरगिट और यूर्गन भी मौजूद थे और उस समय बिरगिट का एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम थॉमस ही था। इसका मतलब आप लोग समझ ही सकते हो कि वो बच्चा असल में होस्ट का बच्चा था, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि अगर बेबी बॉय होगा तो उसका नाम ये थॉमस रखने वाले थे। खैर पहले तो मैच के शुरू होने से पहले जेम्स, फ्रैंक और माइकल के लिए 2 मिनट का मौन धारण करवाया जाता है और उस मैच के दौरान हम पीटर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रफ प्ले कर रहा था, लेकिन इस बार भी उसकी टीम हार जाती है, जो देखकर कैसेंड्रा बाद में उसके पास जाकर उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसको इस तरह से खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है और बस किसी भी हाल में उसको शांति के साथ रहना चाहिए। पर पीटर कैसेंड्रा की बात को अनदेखा करता है, क्योंकि उसके हिसाब से होस्ट और कैसेंड्रा दोनों ही यही चाहते थे कि वो एक आदमी की तरह बर्ताव करे।
आगे रात में पीटर किसी लड़की से मिलने के बहाने बाहर जाता है जहाँ पर कैसेंड्रा अकेले में कुकिंग कर रही थी। अब वो जल्दी से 2 प्लेट में खाना डालती है और ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगती है, लेकिन चलते हुए उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और वो चक्कर खाकर सीढ़ियों पर ही गिर गई थी। लेकिन ये कोई मामूली चक्कर नहीं थे। कैसेंड्रा को ये फील हो रहा था, इसलिए वो घबराते हुए बिरगिट के पास कॉल करती है। वो जानती थी कि अभी होस्ट उसके घर पर ही होगा। बिरगिट अपनी तरफ से पूरा छुपाने की कोशिश करती है कि होस्ट वहाँ पर नहीं है, लेकिन कैसेंड्रा जो पहले से उनके रिश्ते के बारे में जान चुकी थी, वो अभी बिरगिट के घर के पास वाले पीसीओ से ही कॉल भी कर रही होती है। इसलिए होस्ट को भी अभी नीचे आना पड़ता है। वो कैसेंड्रा को सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन कैसेंड्रा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस होस्ट को बताती है कि वो सही फील नहीं कर रही है। अब अगले दिन जब कैसेंड्रा का बॉडी चेकअप करवाया जाता है तो सामने ये आता है कि कैसेंड्रा को किसी रेडिएशन वाली चीज की वजह से कैंसर हो चुका है, जो कि उसके पूरे शरीर में फैल गया था। कैसेंड्रा के पास जीने के लिए बस कुछ ही समय बचा था और उसकी बीमारी का अब कोई इलाज भी नहीं है। अब कैसेंड्रा को तब ये बात समझ में आती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उस पर वेक्टर अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करा गया और तब से ही उसके शरीर में अजीब सी चीज हुई थी, कैंसर हो गया था और अब वो पूरे शरीर में ही फैल चुका है। इस बात से परेशान होकर कैसेंड्रा वहाँ से जाने लगती है। तब होस्ट उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो सब उसने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन कैसेंड्रा को अभी कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे बस इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है कि ना तो होस्ट एक अच्छा पति है और ना ही वो एक अच्छा पिता बन पाया। कहीं ना कहीं कैसेंड्रा को इस बात का भी काफी डर था कि अगर वो खत्म हो गई तो पीटर का क्या होगा। अब वो रात में भी एक रूम में बैठकर अपनी बीमारी के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि अभी वो मरना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं होता। अब इस सीन में नोटिस करने वाली बात ये थी कि जब पीटर के घर वापस आने पर कैसेंड्रा एक टॉय को रखकर नीचे जाती है तो कोई उस टॉय को उठा लेता है, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता कि वो है कौन। खैर नीचे जाकर आज कैसेंड्रा देखती है कि पीटर काफी ज्यादा ड्रंक था। अब तभी वो उसको एक काढ़ा बनाकर देती है और पीटर से सही से बात करती है और उससे पूछती है कि वो उस लड़की से कैसेंड्रा वो कब मिलवाएगा, लेकिन पीटर मिलवाने से मना कर देता है क्योंकि उस लड़की के पेरेंट्स काफी ज्यादा रिलीजियस थे और इसी चक्कर में पीटर और उस लड़की को खुद छुप कर मिलना पड़ता था। मगर कैसेंड्रा सच्चाई जानती थी। असल में पीटर बाहर जाकर अकेले बैठकर ड्रिंक करता रहता था, क्योंकि वो खुद भी काफी ज्यादा एंजाइटी में था। इसलिए अभी कैसेंड्रा उसको साफ साफ बता देती है कि उसको कैंसर है और उसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, जिससे कि पीटर टूट गया था। वो भी नहीं चाहता था कि उसकी माँ को कुछ हो। खैर अब तक कैसेंड्रा कैंसर की वजह से हकलाना भी शुरू कर चुकी थी। वो तब कुछ सोचते हुए जल्दी से होस्ट के पास जाती है और उससे उस दिन के बारे में याद दिलवाती है जब होस्ट ने उसको ये बताया था कि वो ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे इंसान की हर बीमारी सही हो सकती है और वो कभी भी नहीं मरेगा। होस्ट यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर बताता है कि उसको मशीन टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं करा था, क्योंकि असल में उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो टेस्ट सब्जेक्ट वाला इंसान होगा उसको आखिरी में मरना जरूरी था। अब कैसेंड्रा को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसके चलते होस्ट उसको क्लियर करता है कि असल में उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे किसी भी इंसान की चेतना या फिर कहा जाए तो कॉन्शियसनेस को एक हार्ड ड्राइव में स्टोर करा जा सकता है, जिसके बाद वो इंसान इंसानी बॉडी में नहीं रह पाएगा। इतना बताते हुए होस्ट कैसेंड्रा को अपनी लैब में लेकर आ गया था, जहाँ पर एक आधा बना हुआ रोबोट रखा था और कैसेंड्रा अगर इंसान नहीं रहती तो वो एक रोबोट बन जाती। अब कैसेंड्रा पहले कुछ सोचने लगती है, पर क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता और उसे पीटर की सबसे ज्यादा चिंता थी, तो वो होस्ट का ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए मान जाती है। अब पहले तो होस्ट इस चीज के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि कैसेंड्रा के साथ अनजाने में जो कुछ भी हुआ था उसका उसे सच में पछतावा था और वो कैसेंड्रा को मारना भी नहीं चाहता था। लेकिन कैसेंड्रा बस किसी भी तरह से जिंदा रहना चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी होस्ट इस पर मान जाता है। और अब 2 महीने बाद हम देखते हैं कि कैसेंड्रा के घर में पूरी तरह से घर को स्मार्ट होम बनाने की तैयारी चल रही थी और तब बेलहम के पास कैसेंड्रा जाती है, जो कि अभी बेसमेंट के अंदर मशीन्स को सेटअप कर रहा था। वहाँ पर कैसेंड्रा उस ऑन ऑफ वाले बटन को देखती है, जो कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वेलहम को तब पहले तो बताती है कि उसके वेक्टर अल्ट्रासाउंड की वजह से ही कैसेंड्रा का ये हाल हुआ और अब ये दिन आ चुका है जब कैसेंड्रा को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अब वेलहम को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। वो कहता है कि अगर उसके पास मौका होता तो वो अपनी गलती की भरपाई जरूर करता। जैसे ही कैसेंड्रा ये बात सुनती है तो वो वेलहम से भरपाई के नाम पर एक काम करने के लिए कहती है, जिसके बारे में हमें आगे जानने के लिए मिलेगा। खैर अभी वो पागलों की तरह बेसमेंट में मौजूद उस बार टाइप रूम के अंदर काफी देर तक डांस करती है और टीन के डब्बे को देखने लगती है जिसके अंदर उसको डाला जाने वाला था। खैर तब तक पीटर भी वहाँ पर आ चुका था और उन दोनों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल मायने में कैसेंड्रा ये सब खाली पीटर के लिए नहीं कर रही थी। खैर अब वो एक्सपेरिमेंट कल ही होने वाला था, क्योंकि वो बस तभी सफल हो सकता था जब कैसेंड्रा की बॉडी स्ट्रांग हो
इसलिए अगर वो इससे ज्यादा देर करते तो कैसेंड्रा वैसे ही कमजोर हो जाती कैंसर की वजह से। और इसका मतलब ये था कि आज ये कैसेंड्रा का एज अ ह्यूमन आखिरी दिन था। खैर अगले दिन अब बेसमेंट में एक चेयर पर ही कैसेंड्रा को बैठने के लिए कहा जाता है और उस समय कैसेंड्रा ने अपने बालों को भी काट दिया था। अब कैसेंड्रा के दिमाग में पीछे से एक बहुत बड़ी वाली पिन को घुसाया जाने वाला था और उससे ही कैसेंड्रा की मौत हो जाती एंड एट द सेम टाइम उसकी कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना भी एक हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर होती। कैसेंड्रा पहले तो काफी ज्यादा डर रही होती है पर तब होस्ट उससे उस दिन के बारे में बातें करने लगता है जब वो पहली बार मिले थे, जिससे कि अब कैसेंड्रा को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। और अब तभी कैसेंड्रा के सर में वो पिन घुसा दी जाती है जो कि सच में काफी दर्दनाक था। पर उसके तुरंत बाद जब कैसेंड्रा की आंख खुलती है तो वो घर के हर एक कैमरा और बाकी सब चीजों को एक्सेस कर सकती थी जो भी उसके स्मार्ट होम में लगा हुआ था। इसका मतलब होस्ट का एक्सपेरिमेंट सच में कामयाब हो चुका था, जिसको देखकर कैसेंड्रा और होस्ट दोनों ही काफी खुश होते हैं। और आपको समझ में आया होगा कि इस घर के अंदर कैसेंड्रा इस एआई के रूप में कैसे आई थी। पर जब पीटर उसको देखता है तो उसको सही नहीं लगता। उसी समय वेलहेम भी कैसेंड्रा की बॉडी को नीचे से ऊपर लेकर आ रहा था। तब होस्ट के मना करते करते भी पीटर आखिरी बार उसकी बॉडी को देखता है जिसे देखकर उसे सही नहीं लगता। वेल अब इसी के साथ में कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर सभी कैसेंड्रा की बातों को सुनकर काफी दुखी हो गए थे। पर अभी भी वो यही चाहते थे कि कैसेंड्रा उन्हें वहाँ से जाने दे, लेकिन कैसेंड्रा उन्हें वहाँ से नहीं जाने देना चाहती थी, जिससे अब डेविड वो काफी गुस्सा आ गया था और वो एक चेयर को उठाकर कैसेंड्रा के रोबोट को मारता है, जिससे बस कुछ पल के लिए कैसेंड्रा बंद हो गई थी। तब फिन और जोनो तो किचन से बाहर निकल जाते हैं, पर जब डेविड वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तभी कैसेंड्रा ऑन होकर उसको बाहर नहीं जाने देती और किचन के दरवाजे को बंद करके डेविड की एक उंगली काट देती है। डेविड इससे काफी डर गया था। खैर अब सीन फिर से पास्ट में जाता है जहाँ पर कैसेंड्रा को एआई बने अब काफी वक्त हो चुका था। अब होस्ट जो होता है तब एक दिन बाथरूम में शावर लेते हुए खुद को सेटिस्फाई कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर कैसेंड्रा आ जाती है, जिसको देखकर वैसे तो होस्ट रुक गया था, लेकिन कैसेंड्रा उसको वैसा करते हुए देखना चाहती थी क्योंकि कैसेंड्रा सच में होस्ट के टच को काफी मिस करती थी। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकती थी तो एटलीस्ट वो होस्ट को देख तो सकती ही थी, लेकिन होस्ट ऐसा नहीं कर पाता। तब कैसेंड्रा उसको हक करने के लिए कहती है और होस्ट भी इस पर मान जाता है। पर पीटर अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था कि कैसेंड्रा उसकी माँ है। वो तब प्रोजेक्टर पर अपनी पुरानी फैमिली फोटोज को देखता है। उस समय कैसेंड्रा प्यार से उसके पास जाकर उससे बात करती है, लेकिन पीटर उससे बस इतना कहता है कि उसकी माँ 3 महीने पहले ही गुजर चुकी है। अब होस्ट अपने काम से बाहर जा रहा था, लेकिन पीटर का मूड खराब देखकर कैसेंड्रा उसको घर से बाहर नहीं जाने देती और सबको साथ में फैमिली टाइम बिताने के लिए कहती है। अब यहाँ होस्ट जो होता है उसको ये सही नहीं लग रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। खैर वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी बिरगिट का कॉल आता है, जिसकी अपनी पति से लड़ाई हो गई थी और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। कैसेंड्रा जैसे ही उसका नाम सुनती है वैसे ही उसको गुस्सा आ जाता है और तभी वो उस लैंडलाइन फोन की वायर ही काट देती है, जो कि पहले एपिसोड के अंदर भी शुरुआत में जोनो ने कटी हुई देखी थी। वह अब कैसेंड्रा, होस्ट और पीटर टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन उस समय कैसेंड्रा अकेली हंस रही थी क्योंकि हम देख पाते हैं कि पीटर और उसका पिता जो था वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। तब होस्ट जो होता है वो स्नैक्स लेने का बहाना करके जल्दी से बेसमेंट में जाता है और कैसेंड्रा को ऑफ कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कैसेंड्रा उसको इस तरह से अपने इशारों पर नचाए। पीटर को ये अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो भी अभी शांत रहता है। खैर अब शाम तक हम देखते हैं कि होस्ट अपने साथ बिरगिट और उसके बेटे थॉमस को घर पर ले आया था और वो लोग अब उसके साथ ही रहने वाले थे। पीटर इससे काफी हैरान रह जाता है और होस्ट उसको बता लेता है कि थॉमस असल में उसका ही बेटा है, यानी कि पीटर का भाई है, जिससे कि पीटर वो काफी बुरा लगता है। खैर अब बाद में जब थॉमस को पालने में लिटा कर होस्ट नीचे बिरगिट के पास जाता है तो उस समय हम स्क्रीन पर कैसेंड्रा को देखते हैं जो कि अभी भी ऑन थी और थॉमस को देखकर हंस रही थी। वेल तभी पास्ट के एक सीन से हमको पता चलता है कि कैसेंड्रा ने जब वेलहम को एक काम करने के लिए कहा था तो वो काम कुछ और नहीं था, बल्कि वो यही था कि बेसमेंट के अंदर वेलहम को खाली एक नाम का स्विच लगाना था जिसको ऑन या फिर ऑफ करने से कोई फर्क ही ना पड़े और ऑन ऑफ होने का असली कंट्रोल खुद कैसेंड्रा के पास ही रहेगा। इसके बारे में कैसेंड्रा ने वेलहम से किसी को भी बताने से मना करा था और वेलहम भी इस पर मान गया था क्योंकि उसको अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। और अब आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि सैम ने जब बेसमेंट के अंदर जाकर उस लीवर को तोड़ दिया था ऑन ऑफ वाले बटन को, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर कैसेंड्रा कैसे ऑन हो गई थी। इनफैक्ट वो खुद को ऑन ऑफ कभी भी कर सकती है। वेल अब कैसेंड्रा थॉमस के पास जाकर गुस्से में उसको सीढ़ियों से नीचे फेंकने की कोशिश करती है और नीचे भी जब बिरगिट होस्ट के साथ बातें करते हुए अवन के पास आती है तो कैसेंड्रा अवन के दरवाजे से उसके चेहरे को पीट पीट कर उसका चेहरा बिगाड़ देती है। अब जो पीटर होता है उसने थॉमस को नीचे गिरने से बचा लिया था और होस्ट ने भी बिरगिट को जैसे तैसे अवन से दूर कर दिया, पर अभी वो कैसेंड्रा को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। वो काफी डरा भी हुआ था क्योंकि वो जानता था कि कैसेंड्रा कितनी गुस्से में है।
एनीवेज प्रेजेंट टाइम में कसेंड्रा फिन, जोनो और डेविड को अलग अलग रूम में बंद कर देती है और अब वो उन्हें किसी भी हाल में बाहर नहीं निकलने देना चाहती थी। खैर डेविड भी अब कसेंड्रा के बारे में जानकर समझ चुका था कि सच में होस्ट पीटर कार एक्सीडेंट से नहीं मरे थे, बल्कि उसमें भी कसेंड्रा की ही गलती होगी। एनीवेज तभी हम पास्ट का एक और सीन देखते हैं जिसके अंदर कसेंड्रा वापस ऑन होने के बाद अंदर जा रही होती है। तभी जल्दी से होस्ट अपनी कार में बैठकर पीटर, बिरगिट और थॉमस को उसमें बैठाता है और वहां से भागने लगता है। तब पीटर उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस करा था कि वो उसको भी साथ लेकर जाएंगे, लेकिन होस्ट के हिसाब से वो लोग उसको नहीं संभाल सकते। अब पीछे से कसेंड्रा भी सेम बात चिल्ला रही होती है कि तुमने वादा किया था, और ये कॉन्वर्सेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत बड़ी बात रिवील होगी इसी चीज से। लेकिन पीटर का मन इसके लिए नहीं मान रहा होता। तब वो तेज कार के बीच में गेट खोलकर नीचे कूदने की कोशिश करता है और होस्ट उसको रोकते हुए ही कार का बैलेंस खो देता है, जिससे कि उनकी कार उस पेड़ से जाकर टकरा गई थी, जिसमें होस्ट की तो मौके पर ही मौत हो जाती है। अब कसेंड्रा भी तब वहां पर आ जाती है और उस समय बिरगिट और थॉमस जिंदा थे। तब कसेंड्रा पीटर को देखती है जो कि विंडशील्ड टूटने की वजह से कार से निकलकर दूर गिर गया था, और कसेंड्रा तब उसको संभालने की कोशिश करती है, पर पीटर भी उसी समय मारा जाता है, जिसको देखकर कसेंड्रा इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने से उसका पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो गया था, जिसके बाद से ही वो ऑफ पड़ी हुई थी। और उस समय हम उसके ही घर में बने एक सीक्रेट रूम में एक छोटी बच्ची को भी देखते हैं जो कि देखने में काफी डरावनी सी लग रही थी, और वो बल्ब्स को ऑन ऑफ करके स्क्रीन की तरफ देख रही होती है ताकि कसेंड्रा उससे बात करे, जिसके साथ ही 5वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अब आपको पहला एपिसोड समझ आया होगा कि वहाँ शुरुआत में हुआ क्या था। वो लेडी कौन थी? वो लेडी कोई और नहीं बल्कि बिरगिट थी। उसके हाथ में उसका बेटा थॉमस था, जो कि किसी और का नहीं बल्कि उसका और होस्ट के अफेयर से हुआ बेटा था। पीटर भी उस वक्त मारा गया था, और यही बात बिरगिट उस आदमी को बता रही थी कि पीटर और होस्ट एक्सीडेंट में मारे गए, और वहाँ पर वो अभी भी जिंदा है, यानी कि वो उस रोबोट के बारे में बात कर रही थी, यानी कि कसेंड्रा के बारे में। तो अब जाकर आपको पहले एपिसोड के शुरुआत वाले सीन की सच्चाई समझ में आ गई होगी। तो अब हम आ चुके हैं इस सीरीज के अंतिम छोर पर, यानी कि फाइनल एपिसोड पर। तो छठे एपिसोड की शुरुआत 1965 के उस समय से होती है जब कसेंड्रा की डिलीवरी होस्ट के घर के बाथटब में हो रही थी। कसेंड्रा को तब एक बच्ची पैदा होती है जो कि रेडिएशन का असर होने की वजह से काफी ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी, यानी कि उस वेक्टर अल्ट्रासाउंड की वजह से, और उसी की वजह से कसेंड्रा को कैंसर भी हुआ था। खैर कसेंड्रा तो अपनी बेटी को नॉर्मल तरह से ट्रीट कर रही थी, लेकिन होस्ट उस बच्ची को खत्म करना चाहता था। तब कसेंड्रा उसे रोकती है, लेकिन होस्ट ये जानता था कि वो बच्ची कभी भी आम जिंदगी नहीं जी पाएगी। किंडरगार्टन में ना उसका कोई दोस्त बनेगा, स्कूल में सब उसको चुड़ैल, डायन, डेविल और ना जाने क्या क्या कहकर चढ़ाएंगे, और कॉलेज लाइफ में और जिंदगी में कोई भी लड़का उसके साथ रहने को रेडी नहीं होगा। और कसेंड्रा ये सब समझ रही थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मार्कर, जिसको मैगी बुलाया करती थी, उसको कोई भी नुकसान हो। इसलिए होस्ट मैगी को जिंदगी भर के लिए दुनिया वालों के नजरों से छुपा कर रहने के लिए कहता है, क्योंकि मैगी के लिए यही सही था। विच मीन्स की पिछले सीन में हमने जिस अजीब सी लड़की को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद मैगी थी, यानी कि होस्ट और कसेंड्रा की वो बच्ची। और आपको ये बात भी याद होगी जब उसकी बेटी के बारे में पूछा गया था तो उसके बाद ही कसेंड्रा जो कि रोबोट बन गई थी, उसके अंदर अजीब सी चीजें होने लग गई थी। उसको बहुत ही ज्यादा अजीब फील हुआ था और उसका सिस्टम भी रिबूट हो चुका था। एनीवेज अब प्रेजेंट टाइम में जब कुछ दिनों बाद सैम असाइलम से घर वापस आती है तो घर पर काफी ज्यादा शांति छाई हुई थी और खाना टेबल पर सड़ रहा था। अब ये देखकर सैम चिल्ला चिल्ला कर सबको घर में ढूंढने लगती है, लेकिन तब तक कसेंड्रा ने जोनो, डेविड और फिन तीनों को अपने जैसा ही सॉफ्टवेयर बना दिया था। जी हाँ, जो कि सैम से चिल्ला चिल्ला कर उनकी हेल्प करने के लिए कह रहे थे। पर ये सब बस असल में सैम का एक सपना होता है और वो अभी भी असाइलम में ही थी। तब उसकी नर्स मिरियम जो होती है वो उसके पास आकर उसको क्रिसमस विश करती है, और इसलिए अब सैम हॉस्पिटल से जल्दी अपने घर पर फोन कर दिया और उसके कॉल को डेविड ने उठाया था और वो उससे काफी ज्यादा डरते हुए बात कर रहा था। डेविड तब ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे वो बच्चों को लेकर पहाड़ों पर गया हुआ है और उन्हें वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सैम को उसका ऐसा बर्ताव काफी अजीब लगता है और वो तभी डेविड से ये कहती है कि वो उसकी जो से बात करवाए, लेकिन डेविड के पास कसेंड्रा एक गर्म आयरन लेकर खड़ी हुई थी, इसलिए डेविड बहाना बनाकर कॉल को काट देता है। तब सैम ये बात समझ जाती है कि घर में कोई ना कोई गड़बड़ है और इसलिए वो मिरियम से उसका पर्सनल फोन इस्तेमाल करने की परमिशन मांगती है, पर क्योंकि ये असाइलम के रूल्स के खिलाफ था इसलिए मिरियम उसको अलाउ नहीं करती
करती। वहीं घर के अंदर फिन का मूड काफी खराब था और उसको कैसेंड्रा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो उसको मिडिल फिंगर दिखाकर अपने रूम में चला जाता है। अब उस समय डेविड भी काफी डर रखा था, इसलिए वो कैसेंड्रा के सामने बातों को संभालते हुए ऐसा दिखाता है कि जैसे आजकल के बच्चे किसी की बात को सुनने के लिए रेडी नहीं होते, और इस बात पर कैसेंड्रा भी ठहाका मारकर हंसने लगती है। अब डेविड फिन के रूम में जाता है और उसके बेड को साफ करने का बहाना बनाते हुए उससे धीरे से कहता है कि वो इस तरह से कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उन्हें अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर डेविड पहले ही अपनी बीवी की बात को मान लेता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनीवेज तब फिन भी वो सोचता है और कैसेंड्रा से क्रिसमस के लिए क्रिसमस ट्रीज और गिफ्ट लाने की बात करता है। अब कैसेंड्रा पहले तो इसके लिए राजी नहीं हो रही थी, लेकिन फिन जानबूझकर उसके सामने कहता है कि इससे तो जूनो को काफी ज्यादा बुरा लगेगा और उसे सैम की भी काफी ज्यादा याद आएगी, क्योंकि सैम एक तो उनको हर साल नई गिफ्ट देती थी और अच्छे से क्रिसमस ट्री को भी डेकोरेट करा करती। इस पर कैसेंड्रा फिन को तो जाने से मना कर देती है, लेकिन वो डेविड को जाने की परमिशन दे देती है और उसने उसे वापस आने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय दिया था, ताकि वो बाहर जाकर कोई भी गड़बड़ ना कर सके और ना कैसेंड्रा जूनो और फिन को नुकसान पहुंचा देती। तब डेविड जो होता है वो वहां से भागते हुए अपनी कार की हेल्प से मार्केट की तरफ जाने लगता है। वहीं सैम के असाइलम के अंदर मिरियम सबको मूवी दिखा रही थी। तब सैम चुपके से उसके पीछे से उसकी चाबियों को निकाल लेती है और बाहर जाने के बहाने उस रूम में चली जाती है जहां पर सभी पेशेंट्स के सामान के साथ उनके फोन वगैरह को रखा जाता था। वहां पर वो जैसे तैसे अपने फोन को ढूंढती है, पर उसके फोन में बैटरी नहीं थी, जिसके चलते वो वहां पर रखे हुए दूसरे बॉक्सेस को देखती है ताकि उसको एक चार्जर मिल पाए। मीनवाइल हम जोनो को भी देखते हैं जो कि सैम के दिए हुए फोन से अलमारी में घुसकर लगातार उसको कॉल करने की कोशिश करे जा रही थी। तब उसकी तरफ कैसेंड्रा आने लगती है, जिसकी आने से पहले ही जोनो ने सैम को मैसेज करके कैसेंड्रा के बारे में जिक्र किया था। अब जैसे ही कैसेंड्रा अलमारी को खोलती है तो जोनो जल्दी से फोन को साइड में छुपा देती है और ऐसे दिखाती है कि जैसे कि वो नोवेल को रीड कर रही हो, पर कैसेंड्रा उसको अपने साथ गाना गाने के लिए लेकर चली जाती है। वहीं अब तक सैम का फोन भी थोड़ा सा चार्ज हो चुका था और जैसे ही वो उसमें जोनो के इतने कॉल और मैसेजेस को देखती है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। और उस समय जोनो के पास कैसेंड्रा भी थी, इसलिए जब सैम के कॉल करने पर उसको फोन के वाइब्रेशन की आवाज भी आती है, तब भी जोनो कैसेंड्रा के सामने और जोर जोर से गाने लगती है ताकि कैसेंड्रा तक फोन के वाइब्रेशन की आवाज या फिर कोई भी चीज ना पहुंच पाए। लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से कैसेंड्रा ने फोन की आवाज सुन ली थी। वहीं सैम अब जब जल्दी से मिरियम के पास जाती है तो उसको दिखाती है कि उसकी बेटी ने उसको काफी बार कॉल किया है, इसका मतलब कि वो लोग मुसीबत में हैं और उसको जल्दी ही घर वापस जाना होगा। अब मिरियम वैसे तो इस पर मान गई थी, लेकिन उसको ये कंफर्म करने की जरूरत थी कि सच में उसके परिवार वाले मुसीबत में हैं, इसलिए वो उसके सामने सैम से घर पर कॉल करने के लिए कहती है। शुरुआत में तो सैम ने डेविड को कॉल करा था, लेकिन डेविड का फोन ऑफ था, इसलिए वो जोनो के नंबर पर ही कॉल करती है और इस बार कॉल जोनो ने उठा लिया था, पर वो एकदम नॉर्मल बर्ताव कर रही होती है, जैसे बस क्रिसमस की वजह से वो उसको मिस कर रही हो और इसलिए उसने उसको इतने सारे कॉल मैसेजेस किए थे। सैम तो इससे काफी ज्यादा शॉक्ड रह गई थी। वो सच्चाई कहीं ना कहीं समझ तो गई थी, लेकिन अब उसके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब जोनो के कॉल काटने के बाद हम देखते हैं कि उसके पास कैसेंड्रा खड़ी हुई थी और उसने अब जोनो को बुरी तरह से डरा दिया था कि अगर जोनो ने फिर से ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश करी तो वो उसको जान से मार देगी। वहीं डेविड क्रिसमस ट्री लेते समय काफी परेशान हो रहा था और उसके पास बाहर आने का मौका तो आ चुका था, लेकिन अगर वो किसी से भी मदद मांगने की कोशिश करता है तो पहले तो कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा और दूसरा कि अगर उसकी बात पर कोई भरोसा करके घर की तरफ आ भी जाता है तब भी कैसेंड्रा पहले ही जोनो और फिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। तभी अचानक से वहां पर केर्स्टिन आ जाती है, जो कि अपने आप ही डेविड से बात करने की कोशिश कर रही थी। और केर्स्टिन यानी कि एमिली की माँ, जिसका बुक स्टोर था। अब केर्स्टिन को तो पहले समझ में नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्या हो गया कि सैम ने एमिली को ओवन में डाल दिया था, पर तब डेविड उसकी बात को काटते हुए उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो सब सैम ने नहीं बल्कि कैसेंड्रा यानी कि उस घर की हाउस रोबोट ने किया था। वो केर्स्टिन से पुलिस वालों के पास जाने के लिए कहता है, पर केर्स्टिन उसकी कोई भी हेल्प नहीं करना चाहती थी और वहाँ से डेविड की अजीब बातें सुनकर वो डरते हुए चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैसेंड्रा फिन और जोनो पर चिल्ला रही होती है, क्योंकि वो उनके लिए 24 घंटे कुछ न कुछ करने की कोशिश करती रहती है, फिर भी वो लोग उसको इस तरह से धोखा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये चीज जो कैसेंड्रा कर रही है वो बिल्कुल गलत थी, लेकिन उसकी ऐसी बातें कहीं ना कहीं ये भी दर्शाती है कि उसने सच में जिंदगी में बस अपने परिवार के लिए काफी सारे सैक्रिफाइसेस करे, पर किसी ने उसका साथ नहीं दिया। और यही रीजन था कि अब जब उसके हाथ में कंट्रोल था तो वो एक परिवार को अपने परिवार की तरह रखने की कोशिश कर रही थी। बेशक से सामने वालों
को इससे हानि क्यों ना हो जाए। ऑल शी वॉन्टेड इज अ हैप्पी फैमिली, लेकिन उसको ये कभी नसीब नहीं हुआ। खैर थोड़ी देर के बाद में अब डेविड घर वापस आ जाता है और सच में उसने कोई भी हरकत नहीं करी थी जिस वजह से कैसेंड्रा को बाद में गुस्सा आए। वो जल्दी से घर के अंदर जाता है और कैसेंड्रा वो क्रिसमस ट्री दिखाने के बाद वो अंदर चला जाता है। अब शाम में हम असाइलम के अंदर देखते हैं कि सेंटा बनकर काफी सारे लोग पेशेंट्स के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। मेरियम तब सैम को बुलाने के लिए आती है, लेकिन सैम वहाँ पर नहीं जाती। उसको बस अपने परिवार की फिक्र हो रही थी और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी उसके सामने उसको कैथी दिखाई देती है। यूकी उससे बात करती है, उसको समझाने की कोशिश करती है कि सैम ऐसी लेडी थी जो कि कभी भी हार नहीं मानती और उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, और इसलिए अगर वो अभी दुनिया के बारे में सोचेगी और अपने परिवार के लिए हार मान लेगी तो उसको पूरी जिंदगी भर रिग्रेट होगा। साथ ही साथ कैथी उसको ये बात बोलकर भी मोटिवेट करती है कि जब कोई भी कैथी को पसंद नहीं करता था तब भी सैम ही ऐसी थी जिसने उसके ऊपर भरोसा किया और उसको सच में लास्ट टाइम तक सच्चा प्यार किया। सैम ये सब सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी हाल में अपने परिवार को बचाएगी। और जब सभी क्रिसमस सेलिब्रेशन में बिजी होते हैं तो वो अपने कपड़े पहनकर अपना सामान लेकर असाइलम से बाहर निकल कर घर की तरफ जाने लगती है। दूसरी ओर घर में सब खाना खा रहे थे और कैसेंड्रा बस फालतू बातें करे जा रही थी। तभी बाहर की डोरबेल बजती है, पर उस समय वहाँ पर स्टीव आया हुआ था जिससे फिन का बात करने का बहुत ज्यादा मन होता है, पर कैसेंड्रा उसको पहले ही वार्न कर देती है कि वो स्टीव से भी जरूरत से ज्यादा बात ना करे और स्टीव को घर के अंदर भी ना बुलाए, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ भी करता तो कैसेंड्रा सीधा जोनो को मार देती। फिन तब जाकर गेट खोलता है, लेकिन शुरुआत में वो स्टीव से सही से बात नहीं करता, पर स्टीव आज बस उसके साथ ही क्रिसमस मनाने के लिए आया हुआ था, इसलिए फिन को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपनी वजह से स्टीव को मुसीबत में नहीं डाल सकता था। साथ ही साथ जोनो की भी जान खतरे में पड़ जाती, इसलिए अभी वो उसको जाने के लिए कहता है और वादा करता है कि जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा वैसे ही वो उससे संपर्क करेगा। अब स्टीव जो होता है वो इस बात पर मान जाता है, लेकिन तब वो फिन को एक मैकेनिकल म्यूजिक बॉक्स देता है जिसके लीवर को घुमाने पर उसके अंदर से फिन के फेवरेट सॉन्ग की ट्यून बज रही थी और वो सॉन्ग असल में फिन के ही बैंड ने गाया था। अब फिन को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है और वो स्टीव को किस करके उसे वहाँ से भेज देता है। वहीं तब तक मेरियम को भी असाइलम के अंदर पता चल चुका था कि सैम असाइलम से भाग चुकी है और इसलिए वो डेविड के नंबर पर कॉल करके सब बता देती है और ये बात कैसेंड्रा ने सुन ली थी और अब वो किसी भी हाल में सैम को जान से मारना चाहती थी, पर अगर वो सैम को खत्म करती तो बच्चे उससे नफरत करते और इसलिए वो डेविड के पास जाती है और उसको धमकाती है कि उसे ही अपनी बीवी को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन डेविड ने इस चीज से साफ इनकार कर दिया था, जिससे गुस्से में आकर कैसेंड्रा फिर से डेविड को मारती है और बाद में उसको धमकी देती है कि अगर सैम के आने पर उसने सैम को जान से नहीं मारा तो वो फिन और जोनो को खत्म कर देगी। अब रात में हम देखते हैं कि घर की विंडो का एक कांच तोड़कर सैम घर के अंदर आती है और शांति से बच्चों के रूम की तरफ जाने लगती है। अब फिन और जोनो भी सैम को अपने रूम में लगे हुए टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, जो कि कैसेंड्रा जानबूझकर उन्हें दिखा रही थी, क्योंकि डेविड के पास सैम को जान से मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और कैसेंड्रा नहीं चाहती थी कि बाद में बच्चे उसको सैम का कातिल समझे। तब फिन देखता है कि डेविड भी एक रॉड लेकर सैम की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो उसको जान से मार दे। अब जैसे ही डेविड सैम के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी किस्मत से सैम बच जाती है और अब डेविड और सैम के बीच में हाथापाई होना चालू हो गई थी और तब डेविड रोते हुए उसको बताता है कि उसके पास बच्चों को बचाने का इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। सैम ये सुनकर काफी डर गई थी, पर अभी वो पास में रखे एक फोटो फ्रेम को डेविड के सर पर मारती है और एक रूम की अलमारी में जाकर छुप जाती है। डेविड भी रूम के अंदर आकर उसको ढूंढने लग गया था और वो रोते हुए सब कुछ उसे बता रहा होता है कि अब तक यहाँ क्या क्या हुआ। सैम उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अब डेविड उसके पास पहुंचने वाला होता है कि तभी सैम अचानक से अलमारी के पीछे लुढ़क जाती है जहां पर एक हिडन रूम बना हुआ था और ये वही रूम था जिसके अंदर मैगी रहा करती थी। कैसेंड्रा को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता कि सैम उस रूम तक चली गई है और इसलिए वो खुद ही अब उस रूम में आ जाती है और जल्दी से सैम को स्टैब कर देती है। तब सैम वहाँ पर मैगी की लाश को भी देखती है जो कि वहाँ पर पड़े पड़े पिछले 50 साल से सड़ रही थी। जी हाँ, ये इस मूवी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट होता है और उसकी मौत शायद भूख की वजह से या फिर तड़प तड़प कर हो गई होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि कैसेंड्रा खुद भी पीटर की मौत को देखने के बाद शॉर्ट सर्किट के कारण बंद हो गई थी और फिर जब सैम की फैमिली वहाँ पर रहने आई तो फिन ने ही उसको वापस से सही किया था। इवन मैगी को घर के उसी रूम में रखा जाता था, इसलिए वो बाहर खुद गई ही नहीं होगी और भूख की वजह से वहाँ पर मारी गई। अब सैम इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह गई थी कि इस घर के अंदर इतना बड़ा राज दफन हो रखा था और वो कैसेंड्रा से जानना चाहती थी कि उसने मैगी को उस रूम में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया, जबकि मैगी को भी आम बच्चे की तरह रहना चाहिए था।
कैसेंड्रा के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तब वो सैम को बताने लगती है कि असल में उस रात हुआ क्या था। अब 1973 में हम देखते हैं कि असल में फिर से ऑन होने के बाद में कैसेंड्रा ने सबको घर में बंद कर दिया था। असल में उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बिरगिट की वजह से उसका घर बर्बाद हो गया और बिरगिट ने उसके पति और बच्चों को उससे छीन लिया। इसी वजह से प्रेजेंट टाइम में कैसेंड्रा ने एक बार सैम से कहा भी था कि उसके परिवार को पहले किसी ने छीन लिया था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देगी। कैसेंड्रा बस अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इस बात पर हॉस्ट उसको थोड़ा सा इमोशनल करता है और कहता है कि अगर सच में वो उनको प्यार करती है तो वो उनको वहां से जाने दे, क्योंकि सच में अब कैसेंड्रा कोई इंसान नहीं है जो कि वो उसके साथ पहले की तरह रह पाएंगे। और पीटर को भी सच में ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। कैसेंड्रा भी इस बात को समझ रही होती है और इसलिए वो उन लोगों को वहां से जाने के लिए परमिशन देती है, पर उसकी शर्त यही थी कि होस्ट अपने साथ मैगी को भी लेकर जाए, क्योंकि कैसेंड्रा उसका अकेले ध्यान नहीं रख सकती थी, क्योंकि अगर होस्ट वगैरह वहां से चले जाते तो घर में राशन आना वैसे ही बंद हो जाता और कैसेंड्रा खुद जाकर कुछ ला नहीं सकती थी और उस समय कुछ भी ऑनलाइन नहीं होता था। जो रीजन मुझे लगता है क्योंकि कैसेंड्रा काफी ज्यादा स्मार्ट थी तो वो खुद भी कुछ भी कर सकती थी, बस ये एक चीज थी जो वो नहीं कर पाती कि वो खुद को रिवील कर दे सबके सामने। ऑब्वियस ही बात है उस वक्त पर ये चीजें बिल्कुल ही अजीब थी और कोई कैसे सोचता कि ये रोबोट है या फिर कोई एलियन है। एनीवेज इस बात पर होस्ट मान गया था और कैसेंड्रा से मैगी को लेकर आने के लिए वो कहता है। मीनवाइल वो बिरगिट और पीटर को गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा था और यह ठीक वही सीन होता है जो कि हमने पहले देखा था। कैसेंड्रा मैगी को लेने के लिए अंदर जाती है, लेकिन होस्ट जल्दी से पीटर को गाड़ी में बैठकर गाड़ी को भगा देता है और जब पीटर ने कहा था कि वो बिना उसको वहां से लिए नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने उससे वादा किया था, तो वो वहां पर कैसेंड्रा की नहीं बल्कि अपनी बहन मैगी की बात कर रहा था। पर होस्ट जो होता है वो एक बेकार पिता था और वो मैगी के बेकार लुक्स की वजह से उसको पालना ही नहीं चाहता था, जिससे कैसेंड्रा का भी दिल टूट जाता है और वो चिल्लाकर कह रही थी कि उसने वादा तोड़ दिया। और फिर उसी रात होस्ट और पीटर की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और कैसेंड्रा तो आखिरी समय में भी अपने परिवार के बारे में ही सोच रही थी। सैम को ये सब जानकर सच में काफी बुरा लगता है क्योंकि अंत में भी उसने बहुत बुरा नहीं किया था और अब वो कैसेंड्रा के दुख को समझती है। तब वो कैसेंड्रा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको जान से ना मारे और जूनो और फिन के बारे में सोचे, क्योंकि इससे उनकी असली मां उनसे दूर हो जाएगी और वो लोग कभी भी कैसेंड्रा को अपनी मां के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब शुरुआत में कैसेंड्रा इस बात पर नहीं मानती, पर अभी वो जूनो और फिन को देखती है जो कि अपने रूम में रो रहे थे और बाद में कैसेंड्रा को सैम के ही बगल में मैगी की एक झलक दिखाई देती है जो कि उसको सैम को मारने से मना कर रही थी। आई बिलीव कि कैसेंड्रा को खुद भी पता था कि वो गलत कर रही है और इसलिए वो खुद भी रुकने का एक बहाना ढूंढ रही थी और वही बहाना उसको इस समय पर मैगी के रूप में दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट हमने जो कैथी को देखा, यानी कि जब सैम ने कैथी को असाइलम में देखा था तो वो भी उसकी एक झलक की थी, यानी कि वो रियल में वहां पर नहीं थी। वो सैम के अंदर की हिम्मत थी जो कि कैथी के रूप में उसके सामने आई। खैर तभी हम देखते हैं कि कैसेंड्रा ने या फिन और जूनो दोनों के ही रूम को खोल दिया था और तब वो दोनों सैम से मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन सैम, फिन और जूनो तीनों ही डेविड के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि वो सैम को जान से मारने वाला था। लेकिन तभी वो देखते हैं कि कैसेंड्रा खुद को पूरी तरह से खत्म करने का मन बना चुकी थी, जिसके लिए वो किचन में गैस को ऑन करती है और तब सैम और उसका पूरा परिवार वहां से जल्दी से भागते हुए घर से निकल जाता है और घर के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और अब आफ्टर लाइफ में हम कैसेंड्रा को मैगी से मिलकर उसे छोड़ने के लिए माफी मांगते हुए देख पाते हैं और अब दोनों माँ बेटी एक दूसरे को हक करने के बाद आफ्टर लाइफ के घर में घूमने लगते हैं। इसी के साथ में कैसेंड्रा सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कैसेंड्रा सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब देखो एंड में भी हो सकता है कि कैसेंड्रा एक एआई सॉफ्टवेयर ही थी, तो हो सकता है कि वहां पर कहीं ना कहीं वो बच गई हो और अब जब अगला कोई भी वहां पर आएगा रहने वाला परिवार तो उसके साथ में भी सेम चीज हो सकती है। हो सकता है कि शायद वो रिबूट हो जाए या फिर ये भी हो सकता है कि फाइनली उसने खुद को खत्म कर लिया था। देखो यहाँ पर कैसेंड्रा के साथ अल्टीमेटली काफी गलत हुआ। उसके पति होस्ट ने उसके साथ काफी कुछ गलत किया था। उसने उसके साथ चीट किया, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर। तो कैसेंड्रा के साथ सच में काफी ज्यादा नाइंसाफी हुई थी, जिसके चलते ही वो इस परिवार के साथ यानी कि सैम के परिवार के साथ ये सब करना चाहती थी। अल्टीमेटली उसे एक लविंग परिवार चाहिए था। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी कहानी अच्छे समझ में आई होगी। मैंने सारी चीजें ऑलरेडी आपको एपिसोड्स के साथ ही एक्सप्लेन कर दी हैं। इन केस अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं आपको जल्दी से जल्दी दे दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।